चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की नींव रख दी है। जब पड़ोसी देश किसी भी नदी पर बांध बनाता है तो केवल वो पानी की धारा नहीं रोकता, बल्कि उसके द्वारा रोक दी जाती है संभावनाओं, जीवन शैली और रणनीतिक संतुलन की दिशा भी। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। साथ साथ वो बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है। अब एक ऐसे देश के द्वारा इस नदी के पानी पर नियंत्रण स्थापित करना जो किसी भी जल बंटवारा संधि का हिस्सा नहीं है और न ही किसी भी प्रकार की पारदर्शिता के लिए वो जाना जाता है, तो ऐसे में भारत जैसे देश के लिए चिंता की लकीरें खींचना उसके माथे पर स्वाभाविक हो जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन फोकस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिब्बत में चीन के द्वारा बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े डैम की जो आधारशिला है वो रख दी गई है और इससे भारत की क्या चिंताएं हैं, इसके विभिन्न पक्षों को आज हम समझेंगे। जीएस पेपर 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी खबर के आलोक में इस पूरे प्रकरण को समझते हैं कि भारत के लिए क्यों इसको एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि 25 दिसंबर को इस डैम को मंजूरी मिली थी, यानी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 25 दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो उसी समय इसको 2025 के पहले ही शुरुआत में ही 2024 में ही इसको मंजूरी दे दी गई थी। तो ऐसी दशा में जब इसको मंजूरी पहले मिल गई और अब फिर से 2025 में अब इसका शिलान्यास भी कर दिया गया, इसकी शुरुआत कर दी गई, तो ये एक चिंता की बात है। चीन के प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर और तिब्बत के क्षेत्र में वहीं पर एक शहर है, उसके निचले शहर में स्थित एक शिलान्यास समारोह का आयोजन होता है और इस परियोजना का बतौर उद्घाटन करने के साथ साथ वह स्थल जो कि तिब्बत में ही स्थित है। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस बात की पूरी तरह से ये बात पुख्ता हो गई कि अब ये डैम बनना ही है। अब ऐसी दशा में भारत जैसे देश का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो डैम है इससे पहले जो गार्जेस बांध वहां पर बना था उसकी तुलना में ये कहा जा रहा है कि ये 3 गुना ज्यादा बड़ा है और ऑलरेडी विश्व के सबसे बड़े बांध के रूप में उसको देखा जा रहा था, अब उससे भी ये बड़ा बांध बनाया जा रहा है। तो भारत जैसे देश में चूंकि इसकी स्थिति ऐसी जगह है कि वो भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय भी है, पारिस्थितिक चिंता का भी विषय भी है और साथ साथ जो उस ब्रह्मपुत्र के नदी के जल से भारत प्रभावित होता है, या हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए जिस तरह से वो इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों देशों के लिए चिंता है। अब कैसे है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, चीन ने यारलुंग जो सांगपो नदी है उस पर एक मेगा डैम बनाने की बात शिलान्यास करने के साथ साथ इसको पुख्ता कर दिया कि अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अब यारलुंग सांगपो, जिसको जांगपो भी लिखा जाता है, आप जानते हैं कि ये एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है जो कि वहां पर इस नाम से जानी जाती है, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, चीन की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि चीन इतना पैसा इस पर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। 167.8 अरब डॉलर अगर इस पर चीन निवेश कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हम कह लें बिजली उत्पादन नहीं, जरूर इसके पीछे अन्य कारक भी होते हैं, तो उस पर हम देखते हैं क्या वो कारण है। और दुनिया का सबसे बड़ा यह बांध होगा तिब्बत में, भारत की सीमा के पास इसकी स्थिति है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि भारत की सीमा के पास स्थिति होना ही उसकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करता है। हालांकि चीन ये जरूर कह रहा है कि हम बिजली उत्पादन करना चाहते हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि जो कार्बन एमिशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ग्रीन संसाधन होते हैं उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा रहे हैं और उसके माध्यम से हम बिजली प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब देखते हैं वास्तव में इसके पीछे अन्य क्या वो कारण है। तो देखिए, परियोजना की पहले प्रमुख बातों को समझ लेते हैं। परियोजना की प्रमुख बात के अंतर्गत अगर देखेंगे तो यारलुंग सांगपो जो परियोजना है इसको तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत वाला, उसमें मेडोंग काउंटी मेगा बांध का निर्माण। मेडोंग काउंटी वो क्षेत्र है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि अगर हम देखेंगे तिब्बत को, जिसको यारलुंग सांगपो की अगर हम बात करेंगे तो यारलुंग सांगपो बेसिकली तिब्बत वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है और अरुणाचल प्रदेश से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये सब आप लोग जानते हैं। अब ये अगर हम बात करेंगे तो जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या होता है, बदल जाता है, सियांग इसका नाम हो जाता है या दिहांग भी कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन बेसिकली अगर हम बात करें तो तिब्बत वाले रीजन से होते हुए भूटान, भारत और बांग्लादेश तक विस्तारित है। बेसिन का मतलब इसका अपवाह तंत्र जो होता है इन सभी जगहों तक विस्तारित है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जो मीठा जल होता है, मीठे जल का 30% अगर हम कहें भारत में, और जल विद्युत परियोजना के लिहाज से 40% इसका
योगदान है, तो इस तरह से भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। अब इन वजहों से ही इसका इतना महत्व है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करेंगे, तो ये बेसिकली इसकी पूरी लंबाई कितनी है, तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। लेकिन भारत में ये बहती है 916 किलोमीटर, और मानसरोवर झील है, यहां पर आप देखेंगे, यहीं पर उसी के पास कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है, वहीं पर मानसरोवर झील के पास ही इसका उद्गम स्थल है। वहीं पर कैलाश पर्वतमाला में ही चेमांग योंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से निकलती है। और यहां से निकलते हुए आप देख सकते हैं, यहां पर ये एक यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के साथ साथ ये भारत में प्रवेश करती है, और फिर भारत के विभिन्न प्रांतों में बहते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और यहीं पर एक पर्वत है जहां पर यू टर्न लेती है, जिसको नामचा बरवा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये इस नदी की पूरी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, ये नदी जहां से निकल रही है कैलाश मानसरोवर से, फिर यहां पर तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से होते हुए, और उसके बाद यहां से ये घूमती है, यू टर्न लेती है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद यहां पर असम से होते हुए और फिर बांग्लादेश, यहां पर फिर बांग्लादेश में भी आती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये इसका अपवाह तंत्र है। लेकिन अपवाह, ये इसका मतलब मेन जो नदी बह रही है वो वाला इसका एरिया है। अपवाह तंत्र की अगर बात करेंगे तो बाकी इधर के भूटान भी प्रभावित होता है, और इधर इधर भी इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारत में 30% कहा गया है मीठा जल, और 40% कहा गया है जल विद्युत परियोजना। तो इसके इंपॉर्टेंस को यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह से कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ ये बांग्लादेश में भी माना जाता है, तो इसका महत्व ज्यादा है। अब देखिए, यहीं पर जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, यहीं पर मेडोंग काउंटी है। मेडोंग काउंटी कहां पर है, तो ये जहां पर ये मुड़ रही है, यू टर्न ले रही है, यहीं पर इस चित्र में और स्पष्ट होगा, आपको देखेंगे यहां पर यू टर्न ले रही है नदी, और यहीं पर ये वाला जो रीजन है, इसी रीजन में जहां पर नदी घूम रही है, यू टर्न ले रही है, मेडोंग काउंटी का क्षेत्र है। और यहीं पर इस डैम को बनाया जा रहा है, जो ग्रेट बेंड है, यानी कि जो यू आकार का टर्न ले रहा है, उसी जगह पर इसको बनाया जा रहा है जहां अरुणाचल प्रदेश में, भारत में ये नदी प्रवेश करती है। अब ठीक उसी जगह पर एक बड़ा डैम बनाया जाना, वो भी विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाया जाना, इतना ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना, जहां से वो नदी भारत में प्रवेश कर रही है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कैसा कंट्रोलिंग पॉइंट है, जहां से कि वो डैम के माध्यम से उस पानी को कंट्रोल कर सकता है चीन। अब चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में 2021 से 25 के बीच में इसके बारे में पूरा का पूरा ये प्रावधान किया गया है, और इसमें लगभग 2000 मीटर की खड़ी ढलान है। 50 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 2000 मीटर की एक खड़ी ढलान देखने को मिलती है, जो कि प्राकृतिक रूप से इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र बनाती है जहां पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो उसके लिए एक आदर्श कंडीशन ये बनाती है। इसके माध्यम से यही तर्क दे रहा है चीन कि हम यहाँ पर बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो, और 2060 तक जो कार्बन एमिशन है, जीरो कार्बन की दिशा में हम गतिशील हो, शुद्ध शून्य उत्सर्जन हम कर पाए। इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। तो चीन क्या चाहता है और चीन क्या अपने तर्क दे रहा है, पहले उसको देख लेंगे। चीन अपना क्या बता रहा है कि हमको इससे क्या लाभ होगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो पहला तर्क ये दे रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी होगी, और इस दिशा में हम जो है स्थिरता को प्राप्त करेंगे। यानी कि बीजिंग द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो स्वच्छ ऊर्जा पहल हमारे द्वारा की जा रही है, उसको हम प्राप्त करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। यारलुंग सांगपो की तीव्र ढाल इसके लिए हमको आदर्श कंडीशन उपलब्ध कराती है, इसलिए यहां पर हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ताकि हम जो उद्योगों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो CO2 का एमिशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनती है, तो उसको, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके हम उसको डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, और साथ साथ हम एक बहुत ज्यादा ऊर्जा इससे हमको मिलेगी, जिससे कि चीन ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे भी बढ़ेगा। फिर यह है कि उत्तरी चीन में ये बता रहा है चीन की पानी की कमी है, और यहां पर ये क्या करेगा, डैम बना के जिस एरिया में उत्तरी चीन में पानी की कमी है, वहां पर इस पानी को पहुंचाने का काम करेगा, इसके प्रवाह को कंट्रोल करेगा नदी के, और दक्षिणी उत्तर वाटर डाइवर्जन वहां की जो परियोजना है, उसके माध्यम से क्या करेगा, इसके पानी को डाइवर्ट करके उत्तर की ओर मोड़ सकता है, जिससे कि वहां पर उत्तरी चीन में पानी की कमी को दूर करेगा। ये तो दो सामान्य तर्क हो गए। उसके बाद सामरिक और भू राजनीतिक जो मुख्य तर्क है, ये अंतर्निहित है। ये तो फायदा उसको होगा ही, क्योंकि जिस जगह पर यह डैम बनाया जा रहा है, उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश ठीक उसके नीचे पड़ते हैं, ढलान के नीचे पड़ते हैं। और ऐसे देशों में, जो देश ऊपर की स्थिति में होता है, नीचे वाले ढलान वाले देशों के जो स्थिति होती है, उनको अपने आप कमजोर बनाएगी। अगर ऊपर का देश डैम बना लेगा, पानी रोक लेगा, तो उस पानी को अपने मनमाफिक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है।
जो कि चाहे वो कृषि हो, पेयजल हो या आजीविका हो, ब्रह्मपुत्र पर ये नीचे के देश निर्भर हैं। और इस परियोजना का इस्तेमाल चीन किस प्रकार करेगा, तो चीन एक भू राजनीतिक उपकरण के रूप में, यानी कि एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा। अगर भारत से कोई बात मनवानी हो, जबरदस्ती करनी हो या भारत के ऊपर दबाव बनाना हो, तो इसको एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करेगा, इस नदी के प्रवाह को रोक के, उसके पानी को। और इस नदी के प्रवाह में किसी भी तरह की अगर हेराफेरी चीन के द्वारा की जाती है तो प्रत्यक्ष तौर पर उसका असर नीचे के देशों में, यानी कि भारत और बांग्लादेश के जो भी क्षेत्र यहां पर आएंगे वहां पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भारत के लिए अगर आप देखें तो भू राजनीतिक चिंता भी है, पारिस्थितिक चिंता भी है और सामाजिक आर्थिक चिंताएं भी हैं। भू राजनीतिक चिंता इसलिए है कि यहां पर अगर पानी रोक के एक बाइक एक पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ सकती है, यहां पर अगर पानी रोक दिया गया तो यहां पर पानी की कमी हो सकती है, यहाँ का पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है। और साथ ही सामाजिक आर्थिक चिंताएं इसलिए भी हैं क्योंकि इससे जल विद्युत उत्पादन का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा अंशदान है और 30% हिस्सेदारी मीठे जल के स्रोत के रूप में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों प्रकार की भारत की चिंताएं हैं। भारत की चिंताओं पर एक नजर थोड़ा विस्तार से डालते हैं। एक तो जो पानी का प्रवाह है इस नदी का, तो भारत और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र के जल पर इसकी निर्भरता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो। और पारिस्थितिक तंत्र जो है यहाँ का वो डैमेज होगा अगर इस जल को रोका जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो कृषि हो, चाहे वो लोगों के सीधे जीवन से जुड़ा प्रश्न हो, चाहे वो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता हो, इन तीनों पर ही डिपेंडेंसी, इन तीनों की ही डिपेंडेंसी जो है वो है ब्रह्मपुत्र के इस पानी पर। और ऊपरी हिस्से में निर्माण से निचले क्षेत्रों में जो जल प्रवाह है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी और ये सारे सेगमेंट प्रभावित होंगे। फिर जलवायु और पारिस्थितिकी पर असर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा भारी मात्रा में जो गाद बहा के लाए जाते हैं और उस गाद की वजह से ही लगातार उनका प्रवाह बना रहता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। अब जब वो पोषक तत्व ही नष्ट हो जाएंगे, गाद ही नहीं आएगा, तो भारत और बांग्लादेश के कृषि क्षेत्रों के लिए जो कि जरूरी है, तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, उसका असर जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये डैम जिस जगह पर बनाया जा रहा है उस जगह की अगर बात करें तो वो टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से जुड़ती हैं। और ऐसा जो क्षेत्र होता है वो पहले से ही भूकंप के लिए संवेदनशील होता है। और नामचा बरवा जो पर्वत है वो जहां पर स्थित है, ये कहा जा रहा है इस डैम को बनाने के लिए कि यहाँ पर 6 सुरंगें 20 किलोमीटर की जिनकी लंबाई होगी उनको बनाना पड़ेगा उस एरिए में। तो ऐसी 6 सुरंगों का इस संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पर पहले से ही टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में जुड़ाव हो रहा है, वहां पर बनाया जाना भूकंप के को न्योता देने की तरह होगा। यानी भूकंप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है और वहां पर आप जाकर अगर छेड़छाड़ इस तरह की करते हैं तो वो बहुत खतरा होगा भूकंप के लिहाज से भी। हालांकि चीन ये कह रहा है कि ये सुरक्षित है और विज्ञान आधारित हम पर्याप्त यहाँ पर भूगर्भीय अध्ययन किए हैं, लेकिन चीन तो कहेगा ही, क्योंकि वास्तव में चीन की जो पॉलिसी है वो इन लाभों के लिए नहीं है। बेसिकली जो खतरा है वो रणनीतिक खतरा भारत के लिए है और चीन यहाँ पर रणनीतिक बढ़त लेने के लिए इस डैम को बनाना चाहता है, क्योंकि अगर चीन और भारत के बीच में आप जानते हैं अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इस रणनीतिक हथियार का इस्तेमाल चीन कर सके और यहाँ पर भारत के ऊपर वो पारिस्थितिक दबाव बना सके। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो उस पानी को रोक सके और उस पानी का कोई एक बाइक एक छोड़ने की धमकी दे सके, ताकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है या सामान्य परिस्थितियों में वहां पर पानी रोक ही दे, जिससे कि वहां की कृषि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब भारत की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया शुरू में भी दी गई थी और अभी भी प्रतिक्रिया दी जा रही है। भारत का यह कहना है कि ये कदम सही नहीं है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तो इसके लिए एक शब्द भी प्रयोग कर दिया, वाटर बम की संज्ञा दे दी, यानी कि एक ऐसा बम है जो कि पानी के रूप में है, इसका इस्तेमाल भविष्य में चीन के द्वारा भारत के खिलाफ किया जा सकता है। तो इसमें यह कहा गया भारत के द्वारा भी कि हम लगातार इसकी निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो है सहयोग भी इसमें लेने की कोशिश करेंगे। ये बताना चाहेंगे कि इसमें चीन की मंशा और उसकी जो पारदर्शी नीतियां नहीं है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो अब यहाँ पर चीन से आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्सों में बसे राज्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि चीन ने यह कहा है कि इस निर्माण से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह भी उसने कहा है कि निचले जो भी देश हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो बांग्लादेश हो, उनके साथ चीन संवाद बनाए रखेगा। लेकिन फिर भी ये एक चिंता की बात भारत के लिहाज से और बांग्लादेश के लिहाज से भी ये होती है। अब देखिए, भारत और चीन के बीच में अगर आप देखें तो एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म 2006 में
एक ELM हुआ था, जिसके दौरान यह तय हुआ था कि दोनों देश बाढ़ संबंधी आंकड़ों को आपातकालीन जब कोई स्थिति होगी तो उस समय प्रबंधन करने के लिए सीमा पार नदी संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिए एक विशेष स्तरीय तंत्र बनाए थे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म यानी ELM कहते हैं। ये एक मैकेनिज्म बनाया जरूर गया था और यह भी तय हुआ कि हर साल इसकी बैठक होगी। एक साल अगर भारत में हुई तो अगले साल चीन में होगी। फिर सीमा पार नदियों के लिए सहयोग पर 2013 में भी अगर आप देखेंगे तो हस्ताक्षरित एक व्यापक समझौता ज्ञापन हुआ, एक MOU हुआ। हालांकि यह समझौता ज्ञापन हुआ जरूर, लेकिन इसमें कोई ठोस सहयोग नहीं दिखाई देता है। उस ठोस सहयोग का हमेशा अभाव दिखाई देता रहता है। ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन भी हुआ था, जिसमें कि यह समझौता ऐसा था कि जो कि हर 5 साल के बाद जिसको रिन्यूअल करना था, नवीनीकरण इसका होता है। मानसून के दौरान जब जल संबंधी वहां पर चूंकि बरसात होती है तो पानी ज्यादा हो जाता है, तो जल को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके आंकड़े को साझा करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी कि ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन यहां पर हुआ, जिसको 5 साल बाद उसको रिन्यूअल किया जाता है। हालांकि पिछला नवीनीकरण 2023 में ही समाप्त हो गया था, अभी उस पर भी आगे कोई वार्ता नहीं हो सकी है। तो इस बात को लेकर यहां पर भी कहने का मतलब यह है कि जो पूर्व व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत भली भांति नहीं हो सका है, चाहे वो ELM हो, चाहे वो सीमा पार नदियों के लिए सहयोग पर जो हस्ताक्षरित व्यापक MOU हो, या ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन हो, उसका नवीनीकरण जैसा कि नहीं हो सका। तो इन सभी चीजों पर एक ठोस मसौदा भी तैयार करने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसमें एक ऐसा दबाव बनाया जा सके कि इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से एक रणनीतिक टूल के रूप में, एक रणनीतिक हथियार के रूप में न किया जाए। अगर वो अपनी ऊर्जा के लिए करते हैं इस्तेमाल तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भारत के खिलाफ इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो जरूर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए चिंता की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन बैच 2026 का हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। साथ ही साथ यहां पर 21 जुलाई 2025 से यह प्रारंभ हो रहा है और इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें सबसे खास बात यह है कि UPSC परीक्षा के लिए पूरी तरह से यह समर्पित है और 10 महीने का यह कोर्स होने वाला है, जहां पर आपको 1-to-1 एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलने वाली है और इसमें मूल्यांकन के साथ 40 हाई क्वालिटी आपके स्पीड टेस्ट होंगे, जिसके माध्यम से आप अपने अभ्यास को और अपनी तैयारी को समग्र रूप दे सकेंगे। साथ ही साथ इससे और ज्यादा अगर जानकारी विस्तार से इसके विषय में आप चाहते हैं तो 87501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत और चीन के बीच नदी जल प्रवाह और डेटा साझा करने के लिए कौन सा तंत्र 2006 में स्थापित किया गया था? विकल्प A जल आयोग, विकल्प B पर्यावरणीय निगरानी समिति, विकल्प C विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र यानी ELM, या D अंतरराष्ट्रीय नदी संवाद समूह। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।